जो जो सियांग बेल्ट का है और जो सियांग बेल्ट का जो निवासी नहीं भी है, तो हम एसन अरुणाचली हमको समझना है इसका गंभीरता क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम भी नहीं है कि अभी हम कोई डैम को लेके बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले शायद हमने डैम को लेके इतना गौर से हम लोग कभी डिस्कशन किया नहीं है। जब हम डैम का बात करता है, जैसे हम सरकार का भी स्पोक्स पर्सन को सुना और जो प्रो डैम है, जो जिसको लगता है कि डैम बनना चाहिए, जब उसका बात करता है तो लेकिन डैम बनने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, कौन कौन सा ये जो कितना ज्यादा विलेजेस को असर पड़ने जा रहा है। और इसमें ऐसा भी है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड कितना अप्रोक्सीमेटली अराउंड वेरी गुड इवनिंग पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जितना भी अरुणाचल का जनता है, जितना भी हमारा यहाँ का जो कंसर्न सिटीजन्स है, आज मैं इंपॉर्टेंट बात बोलने के लिए आया हूं। और ये टॉपिक जो है बहुत समय से मैं सोच रहा था ये टॉपिक में बात करूं, लेकिन अभी तक मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि इसमें एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और ये सियांग रिवर डैम का जो क्राइसिस है, या फिर यहाँ पे जो डैम बनने का जो एक प्रपोजल है, इसमें क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है। और इसमें जो वहाँ का सियांग बेल्ट का जो इनहेबिटेंट्स है, वहाँ का सिटीजन्स, जो बस्ती का रहने वाला लोग का, या फिर उसी एरियाज का जितना भी वहाँ का जो इनहेबिटेंट्स है, उन लोगों का क्या कंसर्न है। और अभी अरुणाचल गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके वो लोग का जो अप्रोच है, इसको लेके थोड़ा बात करना था। और अभी जैसे मैंने कैप्शन में भी लिखा है, अभी जैसे जिस समय में जो समय में मैं आप सबका बीच में ये बात रखने के लिए आया हूं, मुझे पता चला है कि हमारा फ्रेंड, हमारा कॉमरेड, फेलो एक्टिविस्ट, ये इबो मिली सर को एफआईआर दर्ज किया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन मिला है, और ये इंफॉर्मेशन मुझे सोशल मीडिया से भी पता चला है, और जो वहाँ का एक्टिविस्ट है, एडवोकेट बानू ततक मैडम से पता चला है, और इबोमिली सर से अभी तक बात नहीं हो पाया। तो आज आप सबका बीच में आके ये पर्टिकुलर इशू में इसलिए आके मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि चाहे आप अरुणाचल का कोई भी कॉर्नर में हो, लेकिन अगर अरुणाचल का किसी भी जगह में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ इनजस्टिस होता है, या फिर कुछ भी सिचुएशन डेवलप होता है, तो हम एसन अरुणाचली, चाहे हम ईस्टर्न अरुणाचल का हो, चाहे हम वेस्ट अरुणाचल का हो, या फिर कहीं का भी हो, लेकिन एसन अरुणाचली हमारा एक फर्ज बनता है, हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी ऐसा इशू आता है तो हम सबको एकजुट होके एसन अरुणाचली हमको आवाज उठाना है। तो आज मैं ये जो बात करने जा रहा हूं, सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये है सियांग रिवर का ऊपर में, सियांग रिवर में एक डैम बनने जा रहा है, और वो 12,000 मेगावाट का डैम है। ये बहुत बड़ा, इनफैक्ट हमारा कंट्री में आई थिंक दिस वुड बी द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट डैम जो बनने जा रहा है। तो इसको लेके बहुत सा लोगों का चर्चा है, गवर्नमेंट का कुछ अपना एक ओपिनियन है, और वहां का जो सिटीजन्स है या फिर जो इनहेबिटेंट्स है, जो सियांग का आसपास में जितना भी गांव वाले लोग रहते हैं, उन लोगों का क्या सोच है, बहुत कुछ हमने सुना। तो आज मैं आया हूं आप सबका बीच में, मेरा अपना जो थॉट्स है, मेरा अपना कंसर्न है, इस बात को रखने के लिए मैं आप सबका बीच में आया हूं। तो जैसे मैंने बोला कि अभी अभी मुझे खबर मिला है कि जो एक्टिविस्ट इबो मिली सर को उसको एफआईआर दर्ज किया गया है, और इसको शायद डिटेंशन के लिए भी ये लोग कोशिश कर रहा है। तो उसका एक ही रीजन था कि उस दिन वो पीसफुल प्रोटेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो ये था। तो ये बात को लेके भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले ये सियांग रिवर मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है,
इसको लेके मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो कंसर्न है, वो ये है कि देखो, डैम का जब बात आता है, डैम जो है एक इसमें बहुत कुछ डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि ऐसा ये हाइड्रो पावर पोटेंशियल स्टेट, अगर हम डैम का जो पोटेंशियल्स है उसको एक्सप्लोर करने का जो बात है, समवेयर ये लॉजिकल भी है, लेकिन इसको जिस तरीका से एक्सप्लोर कर रहा है और जिस सिचुएशन में कर रहा है, हमको इसमें भी हम सबको बात करना जरूरी है। तो जैसे हाल ही में आप सबको पता चला है कि 21 मई 2025, दैट मीन्स कुछ दिन पहले हमको खबर मिलता है कि जो ऑर्डर 9 दिसंबर 2024 में एक ऑर्डर निकला था कि सियांग रिवर प्रोजेक्ट के लिए या फिर सियांग रिवर डैम का जो प्रोजेक्ट के लिए वहां पे सेंट्रल आर्म्ड ये पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ को वहां पे तैनात किया जाने का एक आदेश निकला, एक ऑर्डर निकला। तो उस ऑर्डर को लेकर बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत लोगों ने अपना आशंका जताया, बहुत लोगों ने अपना अप्रीहेंशंस बताया। तो ये सबको मैं देख रहा था और कुछ समय से मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। तो इसमें जो 22nd का एक वीडियो मुझे दिखा, जहां पे सियांग का जो हमारा जो अन्य लोग है, माँ लोग है, मदर्स लोग, वो दिन को उन लोगों का जो चीख है, उन लोगों का जो दर्द है, उन लोगों का जो आंसू है, उसको मैंने देखा, उसको सोशल मीडिया में देखा, उसको देख के मुझे बहुत बहुत दुख लगा। और मैं ये मानता हूं कि अरुणाचल में अगर कॉन्शियंस, अगर ऐसा कोई सिटीजन है, अगर हमारा अरुणाचल में अगर हमारा पास कॉन्शियंस है, तो वो वीडियो, वो जो नजारा, वो जो एक क्लिप था जहां पे हमने सियांग का जो माता पिता लोग है, खास करके माता लोग, उन लोगों का अगर आंसू, उन लोगों का रोना अगर आपने सुना है, तो आप सब तक ये बात क्लियरली पहुंच गया होगा कि ये जो मैटर है, ये नॉर्मल इशू नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है। और जो प्रोजेक्ट इतना बड़ा स्केल का है, 12,000 मेगावाट, शायद इतना बड़ा स्केल का अभी तक पूरा इंडिया में नहीं बना है। तो दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट स्केल का जो डैम बनने जा रहा है। और जिस हिसाब से इसको प्रोटेस्ट कर रहा था हमारा वहां का जो सियांग का माँ लोग है, और जिस हिसाब से उन लोगों का आंसू को हमने महसूस किया, उन लोगों का दर्द को महसूस किया, बहुत दिल में लगा है। तो यहाँ में बहुत लोग होगा कि ये लड़का हर जगह बात करता है, कभी एपीसीएस को लेकर बात करता है, कभी कोई पीआरसी को लेकर बात करता है। तो यहाँ में ऐसा है, अरुणाचल में कोई एक पर्टिकुलर इशू नहीं है, और ये इशू में अगर कोई भी इशू होता है जो हमारा अरुणाचली को असर पड़ने जा रहा है, तो इसमें अगर कोई भी इशू सोल्व हो या ना हो, हमको हमारा जो संविधान ने हमको ताकत दिया है, हमें एम्पावर किया है कि कुछ भी इशू होता है उसमें हम अपना आवाज उठा सकता है, हम अपना बात रख सकता है। तो आज मैं यहाँ पे जितना भी अरुणाचली है, जितना भी सियांग बेल्ट का लोग है, शायद उन लोगों को ये इशू का बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन अरुणाचल में ऐसा भी जगह का लोग है जिसको शायद ये डैम से कुछ लेना देना नहीं है, या डैम किसी को फर्क पड़ रहा है, किसी को असर पड़ रहा है, लेकिन उन लोगों को, उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को शायद उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आज मैं ये सब जितना भी अरुणाचलीस है, जो सियांग बेल्ट का है और जो सियांग बेल्ट का जो निवासी नहीं भी है, तो हम ऐसे अरुणाचली हमको समझना है इसका गंभीरता क्या है। तो आप सबको पता है अरुणाचल प्रदेश जो है, इसमें अगर इसका जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को अगर अच्छा से जानेगा, तो अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड
क्लासिफिकेशन या फिर ये जो है ग्लोबल सिस्मिक हजार्ड असेसमेंट प्रोग्राम, इसका हिसाब से अरुणाचल जो है, अरुणाचल बहुत ही हाईली सिस्मिक जोन, यहाँ पे सिस्मिक जोन 5 का अंदर आता है, वो कैटेगरी में आता है। तो इस हिसाब से यहाँ का जो सिचुएशन है हाई टू वेरी हाई सिस्मिक हजार्ड जोन है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर अर्थक्वेक हुआ तो इसका जो डेवास्टेशन है दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये हमारा अरुणाचल जो ऐसा एक रीजन में है, हिमालय का जो एक कंटिन्यूएशन, ईस्टर्न हिमालय का जो पार्ट है, दिस इज हाईली ये जो है फ्रेजाइल एरिया है, हाईली वोलाटाइल एरिया है। और इसमें हम सब ने भी देखा है कि रिसेंटली भी हमने देखा है ये मार्च 2025 में भी हमने एक 4 रिक्टर स्केल का हमने अर्थक्वेक का ये एक्सपीरियंस किया वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। फरवरी 2023 में भी एक्सपीरियंस किया, जुलाई 2022 में भी एक्सपीरियंस किया, और एवरी नाउ एंड देन हम एक्सपीरियंस करता है। तो अभी आप देख सकता है कि 12,000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, और वो भी इतना सेंसिटिव, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जहां पे अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। तो आप इमेजिन कर सकता है कि इतना सेंसिटिव एरिया में ये इतना बड़ा इंटेंसिटी का डैम बनाने का जो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, इसको हम समझ सकता है, अभी हम इमेजिन कर सकता है, क्योंकि शायद हमने अरुणाचल में कभी भी इतना बड़ा घटना अभी तक विटनेस नहीं किया, इसीलिए हम शायद इसलिए चुप है। लेकिन हमने देखा है उत्तराखंड में जब एक डैम का जब घटना हुआ, डैम दुर्घटना हुआ, जब वहां पे डैम फटने का कारण से ऑलमोस्ट उसमें मोर देन 100 लाइव्स गया है और थाउजेंड्स जो है उन लोगों को डिस्प्लेस किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है। और इसका अलावा जो सियांग जगह में जो रहता है या फिर कहीं में भी इंडिया में, ये जो डैम का जो सिलसिला है, ये पहला एक इंस्टेंस नहीं है। इंडिया में बहुत जगह में डैम बना है और बहुत जगह में प्रोटेस्ट भी हुआ है। इसका बहुत बड़ा रीजन है। तो इसका रीजन बहुत चीज है, जैसे कि इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ा जो कंसर्न है, वो जो है डिस्प्लेसमेंट एंड द रिहेबिलिटेशन। ये जो सबसे बड़ा कंसर्न है डैम का, जहां में भी डैम बनता है यही कंसर्न होता है। अभी देखिए इंडिया में जब से 1947 से लेके 2000 तक, इतना साल में ऑलमोस्ट 60 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, उन लोगों को बेघर किया गया है। दैट मीन 60 मिलियन जो है 6 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोगों को ये डैम का वजह से उन लोगों को अपना जगह से उसको डिस्प्लेस किया गया है। और इसमें जितना भी डिस्प्लेस हुआ है उसमें 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये ट्राइबल्स है। और ट्राइबल्स लोग इसलिए डिस्प्लेस हुआ है क्योंकि ये जो डैम बनता है ये ज्यादातर पहाड़ एरिया में बनता है, और पहाड़ एरिया में कौन लोग रहता है? हमारा ट्राइबल्स लोग रहता है। और अरुणाचल प्रदेश एज ए स्टेट इज अ ट्राइबल स्टेट, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है। तो अगर यहाँ पे कहीं भी डैम बनेगा तो इसका असर जो है हमारा ट्राइबल्स को पड़ने जा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट का बहुत बड़ा कंसर्न है। हमने देखा है जैसे कि जब आंध्र प्रदेश में डैम बना था, पोलावरम प्रोजेक्ट एंड वेलिगोंडा प्रोजेक्ट में, उसमें 66,000 फैमिलीज को और मोर देन 400 विलेजेस को डिस्प्लेस किया गया। और उसमें उन लोगों में से 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ट्राइबल्स था। और मध्य प्रदेश में आप सबने सुना भी होगा ये सरदार सरोवर डैम, जिसको लेके बहुत लंबा मूवमेंट भी चला था एंटी डैम अगेंस्ट में, उसमें 3,20,000 लोगों को डिस्प्लेस किया गया। और ये चौंकाने वाला बात यह है कि जिन लोगों को भी डिस्प्लेस किया है अभी तक उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया ही नहीं है, उन लोगों को अभी तक कंपनसेशन सही तरीका से दिया ही नहीं है। तो तीसरा जो एग्जांपल है ओडिशा में जैसे अपर इंद्रावती डैम और हीराकुद डैम जब बना, उसमें 1,30,000 लोगों को डिस्प्लेस किया गया।
और उन लोगों में से भी 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो भी ट्राइबल्स था, और जितना भी डिस्प्लेस हुआ है उन लोगों को अभी तक रीसेटलमेंट किया नहीं है, उन लोगों को अभी तक रिहेबिलिटेशन सही तरीका से दिया नहीं है। और राजस्थान में जब एक डैम बना, परवन डैम प्रोजेक्ट, इसमें 3000 फैमिलीज को डायरेक्ट डिस्प्लेस कर दिया, और उसमें से 85% पॉपुलेशन जो है वो भी फिर ट्राइबल्स था। और वो जितना भी डिस्प्लेस हुआ है उन लोगों को भी इतना साल हो गया, अभी तक रिहेबिलिटेशन या फिर उन लोगों को कंपेंसेशन अभी तक दिया नहीं है। तो ये है कुछ कुछ एग्जांपल्स। और अभी मैं ये बात मैं बताने जा रहा हूं कि जब डैम बनता है, डिस्प्लेसमेंट का कारण, डिस्प्लेसमेंट के अलावा और भी कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे कि यहाँ पे खास करके हमारा अरुणाचल में, जैसे मैंने शुरू में कहा, अरुणाचल प्रदेश ऐसे स्टेट ये एकदम अर्थक्वेक जोन है, जोन 5, और जोन 5 जो है सबसे डेंजरस जोन है। यहां पे ऐसा है कि अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है और कोई भी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ सकता है। और हमारा साइंटिफिकली अभी तक पूरा एंटायर वर्ल्ड में अभी तक ऐसा कोई डिवाइस कोई साइंटिस्ट ने बनाया नहीं, या फिर टेक्नोलॉजी ने अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि हम अर्थक्वेक को एडवांस में हम उसको हम कैलकुलेट कर सके, ये मेजर कर सके, ये इसका अनुमान लगा सके। तो वो चीज नहीं है। तो इसके अलावा हमारा जो यहाँ का जो कल्चरल थ्रेट है, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूं सियांग रिवर डैम का, लेकिन ये डैम जो है हमारा अरुणाचल में, इसके अलावा और भी डैम है, जैसे कि रंगा नदी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उसके बाद सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अभी ये बना है, मीन्स चल रहा है। उसके बाद आता है ये, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम भी नहीं है कि अभी हम कोई डैम को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले शायद हमने डैम को लेके इतना गौर से हम लोग कभी डिस्कशन किया नहीं। और हमारा यहाँ पे ऐसा है कि अरुणाचल में बहुत साल से ऑलमोस्ट मोर देन 100 MOU साइन हो चुका है, लेकिन डैम को या तो कभी शुरू हुआ नहीं है या फिर उसको सही तरीका से बनाया नहीं है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि MOU साइन करके वो कंटिन्यू किया नहीं है। तो ऐसा बहुत कंसर्न है। तो आज ये जो सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का जो बात है, इसमें हम लोगों को एज ए होल इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ये सिर्फ सियांग बेल्ट में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों का सिर्फ मैटर नहीं है, ये हर अरुणाचली का मैटर है। चाहे आप सियांग बेल्ट का हो, चाहे आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे दूसरा पार्ट ऑफ अरुणाचल का हो, लेकिन एस एन अरुणाचली, हर अरुणाचली का ये मैटर है, हर अरुणाचली का इशू है। तो जब ये डैम बनता है, इसमें यह भी होता है कि जो कल्चरल थ्रेट, जैसे कि यहां पे ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट जब हो जाता है, फॉर एग्जांपल जब सियांग में जब बनेगा, तो वहां में अभी एक यहां पे मैं एक डाटा बता देता हूं। ये सियांग रिवर जो सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 31 विलेजेस असर पड़ने जा रहा है। वो अप्रोक्सीमेट, उससे ज्यादा होगा। तो इसमें से मैं कुछ कुछ नाम, आप लोग शायद किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को नहीं पता होगा। इसमें जैसे कि बस्ती का नाम है बेगिंग, परोंग, दिते दिमे, सितंग, रिगा, रियू, पंकंग, गकू, कोमकर, जेंगिंग, करको, सिमोंग, गोसंग, हलेंग, गते, मोइंग, रामसिंग, पुगिंग, लिकोर, पालिंग, बोमदो, जनबो, पांगो, मिगिंग, मोसिंग, अमगिंग, सिंगिंग, जिदो, निंगिंग, मोंगे और तुतिंग। अभी आप सोच सकता है, ये जो मैं कुछ विलेजेस का नाम लिया हूं, ये जो है डायरेक्टली जो असर पड़ने जा रहा है, लेकिन डैम बनने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, कौन कौन सा ये जो कितना ज्यादा विलेजेस को असर पड़ने जा रहा है। और उसमें ऐसा भी है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड कितना, अप्रोक्सीमेटली अराउंड इसमें 1,20,000 लोगों को असर पड़ने जा रहा है।
इसका कॉन्सिक्वेंसेस है। तो जब हम बात करता है जब हम डैम का बात करता है, जैसे हम सरकार का भी स्पोक्स पर्सन को सुना, और जो प्रो डैम है, जो जिसको लगता है कि डैम बनना चाहिए, जब उसका बात करता है तो हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसका, मैं शुरू में मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे इंडिया में जितना भी प्रोजेक्ट्स बना है, खास करके डैम, ये डैम में जितना भी यहाँ में डिस्प्लेस हुआ है, और सबसे ज्यादा डिस्प्लेस उन लोगों को हुआ है जो ट्राइबल सोसाइटी से जो बिलोंग करता है। जो उन जितना भी डिस्प्लेस हुआ है, उन लोगों को अभी तक सही तरीका से रिहेबिलिटेट नहीं किया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ में मैंने नाम गिना 31 विलेजेस का, शायद इससे भी ज्यादा है। ये तो मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट असर पड़ने जा रहा है, जो डाउन स्ट्रीम में है। तो और भी है जो बस्ती जो असर पड़ने जा रहा है। तो अभी आप इमेजिन करो, जितना भी दर्शक है जो देख रहा है, अभी आप इमेजिन करो आप लोग उसी बस्ती का है जो मैंने नाम गिना, और जो अभी जो सियांग बेल्ट का आसपास में रहता है, वो बस्ती का लोग को अभी डिस्प्लेस कर देगा। सबसे पहले आप लोग जाएगा किधर? क्योंकि यहाँ में ऐसा है कि हम सपोज हमको जो भी सपोज हमको 1 करोड़ का कंपेंसेशन मिला फॉर एग्जांपल, लेकिन वो 1 करोड़ से मेरा बस्ती तो चला गया, मेरा जमीन चला गया। अभी मैं दूसरा जगह जाना भी चाहूँ, वहां में क्या वो अमाउंट से मैं वहां पे जमीन खरीदूं या फिर घर बनाऊं? ये एक डायलेमा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का और रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा कंसर्न है। और हमको लगता है अभी जो सियांग बेल्ट में जो आवाज उतरा है, ये रिहेबिलिटेशन और डिस्प्लेसमेंट को लेके सबसे बड़ा कंसर्न है। तो यहाँ में ज्योग्राफिकल या फिर इकोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है वो भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न है, आप इमेजिन कर सकता है 1,20,000 जो लोगों को असर पड़ने जा रहा है, ये सियांग बेल्ट का जो सियांग रिवर का जो डैम जो बनने जा रहा है इससे। तो यहाँ पे जितना भी दर्शक देख रहा है, मैं आप सबसे ये सिंपल से सवाल पूछता हूँ, अगर यही डैम आपका बस्ती में बनता है तो आपका क्या आपका आपका रिस्पॉन्स कैसे रहेगा? क्योंकि हम वहां पे नहीं है, और शायद हम वो चीज को समझ भी नहीं पा रहे, लेकिन वहां पे जो लोग रह रहा है और जो लोग वहां पे आवाज उतार रहे हैं, जिसका जो प्रोटेस्ट कर रहा है, अभी उन लोगों का जो सोच है, उन लोगों का जो कंसर्न है, अभी उसको हमको समझना जरूरी है। तो वहां का सबसे बड़ा कंसर्न ये जो है डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है, ये जो है एकदम सिस्मिकली सबसे एक्टिव जोन में है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आया, गलती से भी अर्थक्वेक आया और 12,000 मेगावाट का डैम अगर फटा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं डाउन स्ट्रीम में जितना भी पॉपुलेशन है सबको वाइप आउट कर देगा। इनफैक्ट असम तक भी नहीं बचेगा। तो आप लोग अंदाजा लगा सकता है इसमें डेवास्टेशन कितना एक्सटेंट तक होने जा रहा है। तो ये है। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे जो डिस्प्लेस हो जाता है, जैसे कि वहाँ का जो सियांग बेल्ट का जो लोग है, अगर उसको दूसरा जगह में वो शिफ्ट करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग बहुत क्लोज निट सोसाइटी है, और यहाँ पे सब अपना एंसेस्ट्रल जगह को लेके, अपना जो ये जो कल्चरल आइडेंटिटी को लेके बहुत कॉन्शियस है। तो अभी वो लोग जाके अभी वो लोग कहाँ पे अपना कल्चरल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर पाएगा? तो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। तो ये था। और इसके अलावा भी यहाँ पे और भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी है, क्योंकि जब भी डैम बनता है सबसे पहले यहाँ पे जो एनवायरमेंटल असेसमेंट जो सर्टिफिकेशन होना है, इसका वजह से क्या होगा, अगर सिस्मिकली एक्टिव जोन में इतना बड़ा इंटेंसिटी का इतना बड़ा ये का जो प्रोजेक्ट, अगर इतना बड़ा जो मेगावाट का जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, अगर उसमें ग्रीन क्लियरेंस मिलता है, तो इसमें भी बहुत बड़ा एक सवाल उठता है। तो यहाँ पे ऐसा है, तो ये जो कंसर्न है यहाँ पे सिर्फ सियांग बेल्ट को लेके हम लिमिट नहीं कर सकता है। तो इसके अलावा भी हम यहाँ पे जो जैसे मैंने कहा कि जो कल्चरल आइडेंटिटी का जो प्रॉब्लम है, कल्चरल आइडेंटिटी का जो है, यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि जो रेफ्यूजी क्राइसिस है शायद हमको यहाँ में देखने को मिल सकता है।
क्योंकि चकमा हजोंग का जो इशू था, चकमा हजोंग सबसे पहले वो चिटागोंग हिल ट्रैक का रहने वाला बांग्लादेश में था। वो लोग वहां से क्यों शिफ्ट हुआ? सबसे पहले वो लोग भी उसी जगह का जो जो लोग था, उन लोगों को वहां से डिस्प्लेस किया गया था। तब जाके उन लोगों ने दूसरा जगह में सेटल किया और वहां से आज हमारा अरुणाचल में रेफ्यूजी बन के बैठा है। तो ये भी एक पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस है। तो रेफ्यूजी हम अपना ही स्टेट में हम कुछ लोग रेफ्यूजी बनने का भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन का प्रॉब्लम तो होता ही है। तो इसके अलावा जो हमारा यहाँ का जो कंसर्न है, क्योंकि उस दिन जब मैंने जब ये वीडियो देखा, जब वहाँ पे बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, और जिस हिसाब से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है, और वो भी विद ऑल द इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो बनाने के लिए जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट को लेके वहाँ पे वो लोग जो बनाने का उसको रिपोर्ट को करने के लिए, उसको बनाने के लिए जो कोशिश किया है, और वो भी चोरी चुपके अगेंस्ट द पब्लिक कंसेंट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल में जो ये सियांग बेल्ट को लेके जो एक इशू चल रहा था, सियांग, स्पेशली सियांग का जो डैम है, इसमें ऐसा भी था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट से भी 2022 में वहाँ से भी ऑर्डर आया था कि यहाँ पे जो उससे पहले जो प्रपोज जो प्रोजेक्ट्स था, उन लोगों को भी कैंसिल कर दिया था। और यहाँ पे ऐसा था कि जो भी यहाँ पे आएगा, जो भी प्रोजेक्ट बनेगा, ये विद प्रॉपर कंसल्टेशन विद द पीपल वहाँ पे जो भी रहता है। अभी जैसे कि बहुत लोग का बोलना है कि हमारा अरुणाचल जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पोटेंशियल है, तो हम उसको क्यों यूज ना करें, और यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेशन होगा ये हमारे स्टेट के लिए भी अच्छा है, बहुत लोग का बोलना है। तो अभी इसमें ऐसा है कि, और यहाँ पे और एक बात भी ये था कि चाइना में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, 60,000 मेगावाट प्रोजेक्ट, और उसको काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे 12,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी आप सोच के देखो कि अगर वहां पे अगर चाइना को काउंटर करना है, 60,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट को डैम को काउंटर करना है, तो हमको अगर डैम बनाना है तो उससे कहीं गुना ज्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि 12,000 मेगावाट से तो हम काउंटर उससे तो नहीं हो पा रहा है। अगर वो ज्यादा पानी अगर रिलीज कर देता है और हमारा जो 12,000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो अगर होल्ड नहीं कर पा रहा है और डैम फट जाता है, देन यू कैन इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस। और यहाँ पे जो डैम बन रहा है, चाइना में जो बन रहा है, उसको भी हम लोग डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो एक इंटरनेशनल एक कंसर्न भी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि डैम को 100% बंद करना है, ये करना है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अरुणाचल में और भी जगह है जहाँ पे डैम बन रहा है, जगह जगह में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। लेकिन जहां में भी बन रहा है, मैक्सिमम में जितना भी बन रहा है, यहाँ पे विद प्रॉपर कंसल्टेशन, विद प्रॉपर डिलिब्रेशन, उसके साथ बन रहा है। अगर इनफैक्ट यहाँ पे पेमा खंडू सर का भी बोलना था, सरकार का भी बोलना था कि जो भी बनेगा सबसे सलाह मशवरा करके, सबसे कंसल्टेशन के बाद तब बनाने का ऐसा बातचीत निकला है। लेकिन जिस हिसाब से सीएपीएफ को रातों रात 21 मई का दिन में उसको डिप्लॉय करता है विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन, तो ऐसा में अभी आप समझ सकता है कि अगर ऐसा प्रोसीड करेगा तो डेफिनेटली इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है, जो वहां का जो रहने वाला है, क्योंकि उन लोगों से भी आप जो डिस्प्लेस होने जा रहा है, उन लोगों का राय को तो आपको लेना पड़ेगा, उन लोगों का कंसेंट आपको लेना पड़ेगा। तो आज जिस हिसाब से हमने जो विटनेस किया है पिछले कुछ दिन से, और जहाँ पे डैम का जो सिलसिला है, इसको देख के हमको बहुत तकलीफ लगा है, क्योंकि हमको कंसर्न हुआ है कि अगर डैम को इस तरीका से जोर जबरदस्ती करेगा, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमारा अरुणाचली को आगे जाके भी बहुत भुगतना पड़ेगा। तो ये था कुछ बातें। और अभी मैंने शुरू में कहा कि
ये जब ये जो बात था, ये जो मूवमेंट था, आई मीन जब सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट होता है फोर्सफुली, और उसके बाद जो यहाँ पे हमारा जो फेलो ये एक्टिविस्ट है ये जो इवो मिली सर को जो यहाँ पे एफआईआर लॉन्च करके इसका ऊपर में अभी ये जो कार्रवाई कर रहा है, आई थिंक ये बहुत गलत है। क्योंकि जितना हमको पता है इवो मिली सर वहां पे गया है, या फिर उसके साथ जो भी गया है वो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए गया है। और सरकार को अगर डैम बनाना भी है या फिर घोषित करना भी है, तो हमारा मानना यह है कि हम लोग का सोचना यह है कि आप यहाँ में जोर जबरदस्ती नहीं करना है। क्योंकि ये जो डैम मैंने शुरू में जैसे मैंने कहा कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये बहुत कैटास्ट्रोफिक होने जा रहा है आगे जाके भी। क्योंकि जो हमारा स्टेट है, जैसे मैं रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ, ये सिस्मिकली बहुत एक्टिव जोन है। और यहाँ पे अर्थक्वेक अगर आएगा तो एंड अर्थक्वेक आने का अर्थक्वेक का रेड जोन है। तो अगर अर्थक्वेक आएगा और डैम फट गया तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जितना भी डाउन स्ट्रीम में जितना भी लोग है सबको वाइप आउट कर देगा। और वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का जो कंसर्न है, और जो सियांग का जितना भी अन्य लोग है, अन्य लोग का जो उस दिन का जो दर्द मैंने सुना है, उस दिन का जो पेन मैंने महसूस किया है, तो अभी भी उन लोगों का धरना अभी भी जारी है। इनडेफिनेट धरना उन लोगों ने डिक्लेयर किया है। ये सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम और जितना भी बस्ती है उन लोगों की तरफ से ये प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जो जो कार्रवाई है उसका अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करके, तो सरकार से मेरा भी एक अपील होगा कि आपको जो भी करना है, जैसे भी करना है, आप विदाउट कंसेंट ऐसे जोर जबरदस्ती मत कीजिए। और जो यहाँ में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, जैसे इवो मिली सर, इसको आप यहाँ पे इसको एफआईआर दर्ज करके इसका ऊपर में जो केस जो लगाया है, जो केस इसका ऊपर में इंक्वायरी शुरू किया है, शायद इसको डिटेंशन करने का भी यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। ये बहुत गलत है। क्योंकि इवो मिली सर यहाँ पे अपना बेनिफिट के लिए बोला नहीं है, और वहाँ पे वो बोला है तो वहाँ का जो कंसर्न सिटीजन है, इंडिजिनियस वहाँ का जो इनहेबिटेंट्स है, उन लोगों का कंसर्न, उन लोगों का इंटरेस्ट के लिए बोला है। और अरुणाचली एज अ होल, और हम जितना भी अरुणाचली से जो मुझे सुन रहा है और जिन्होंने ये मुद्दा को बहुत समय से देखा है, सिंपल सा बात है, अगर ये चीज आपका साथ होता तो आप ऐसा सिचुएशन में आप क्या करेगा। क्योंकि ऐसा है, जैसे मैं अंतिम जाते जाते मैं एक आप सबको मैं एक बात बोल के जाना चाहूँगा। एक कहानी है कि जंगल में जब आग लगता है तो जितना भी जानवर है इधर उधर करके सब भाग रहा होता है। तो उस समय में एक छोटा सा हमिंग बर्ड वो जो है वो आग को बुझाने का कोशिश करता है। तो शुरू में सब उसको कोई ध्यान नहीं दिया, तो बाद में समझ में आया कि अगर ये आग को हम मिलके ना बुझाए तो जितना भी जंगल का जितना भी हमारे रिसोर्सेस है वो जल के राख हो जाएगा। और ऐसा में हम अभी जितना भी भाग रहे हैं, हम कल को जाके हम भी उसी आग में हम भी खत्म हो जाएगा। तो जब हमिंग बर्ड ने ये इनिशिएटिव उठाया, तब जाके जंगल का जितना भी जानवर है उन लोगों को प्रेरणा मिला, उन लोगों को इंस्पिरेशन मिला कि हमको ये आग को मिलके बुझाना है। तब जाके उन्होंने कदम उठाया और आग को मिलके बुझाया। तो आज अरुणाचल में जो चल रहा है, खास करके जो सियांग बेल्ट को लेके, सियांग बेल्ट में जो भी डैम का जो कंसर्न है, सियांग बेल्ट में जो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ सियांग तक लिमिटेड नहीं है। ये जो है कल को अभी एंटायर अरुणाचल में भी इसमें असर पड़ेगा। तो हम एज एन अरुणाचली, एज ए रेस्पॉन्सिबल अरुणाचली, अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आग जंगल का कोई भी कॉर्नर में लगे, उसको हम सबको मिलकर उसको बुझाना है। क्योंकि वही आग जो अगर आज नहीं बुझाएगा, वो कल को वही आग हमारा घर में भी पहुंचने जा रहा है। तो इसलिए आप जितना भी सुन रहे हैं, जितना भी लाइव में आज ज्वाइन किया है, और मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसका कारण से शुरू में भी मैंने कहा कि 7 o'clock को आना था, लेकिन
10:30 को आना पड़ा और अभी काफ़ी समय हो गया है। तो जितना भी अरुणाचली से जितना भी जनता है, आप जिन्होंने भी मेरा बात सुना है, जहाँ में भी हम आवाज़ उठा सकता है हम अपना बात को बुलंद रखना है। तो यहाँ पे आज सियांग का लोग वहाँ पे रो रहा है, वहाँ पे चिल्ला रहा है, वहाँ पे अपना हक के लिए मांग कर रहा है। तो ऐसे अरुणाचली हम सबको उसका साथ देना है, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम कल आगे जाके हमारा इधर भी आएगा। तो ये सिर्फ हमारा जो अरुणाचली का सॉरी सियांग बेल्ट का कंसर्न सिर्फ नहीं है। वी एस एन अरुणाचल, जितना भी अरुणाचली है, हम सबका कंसर्न है। तो मेरा सॉलिडारिटी सियांग बेल्ट का जितना भी रहने वाला है, मेरा सॉलिडारिटी आप सबका साथ है। और सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम और सियांग बेल्ट का जो विलेजेस है, जो डैम का अगेंस्ट में जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, जो बस्ती में अपना आवाज़ को बुलंद रख रहा है, मैं आप सबसे मेरा बात सीधा बोलना चाहूँगा कि मेरा आवाज़ और मेरा स्टैंड आप सबका साथ है। और यहाँ पे सरकार जो भी कर रहा है, जो भी कदम उठा रहा है, आप वहाँ का जो कंसर्न जो इनहेबिटेंट्स है, सियांग बेल्ट का जो बस्ती लोग है, उन लोगों का बिना कंसर्न का सरकार काइंडली आप प्रोसीड मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो जो यहाँ का रियल स्टेक होल्डर है, जिसका जो घर यहाँ पे पानी में डूबने जा रहा है, जिसका जमीन यहाँ पे पानी में सबमर्ज होने जा रहा है, उसका आइडेंटिटी का कंसर्न है, उसका कल्चरल राइट्स का कंसर्न है, उसका जो एक एग्जिस्टेंशियल जो जो सिचुएशन है, उसका कंसर्न है। तो इसलिए जितना भी अरुणाचली से आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, जहाँ जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, जब भी कुछ गलत होता है, हम सबको मिलके एकजुट होके हमको आवाज़ बुलंद करना है। तो मैं भले ही मैं सियांग बेल्ट में नहीं हूँ, मैं फिलहाल अभी दूसरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हूँ, लेकिन मेरा जो सॉलिडारिटी है, मेरा जो आवाज़ है, आ, मेरा जो स्टैंड है, सियांग बेल्ट के लोग के साथ है। तो इतना बोल के मैं अपना बात यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा।